हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं फिजिक्स का 5 चैप्टर को क्लियर करेंगे। ऊष्मा और गतिकी, प्रकाशिकी, विद्युत धारा, चालकता और नाभिकीय भौतिकी। मित्रों, इससे पहले जो है 2 वीडियो आपका फिजिक्स का कंप्लीट करा दिया जा चुका है और ये जो है आज तीसरा वीडियो है। तो आप लोग जो पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग पिछले वीडियो को भी अवश्य देख लीजिए। यह जो कंटेंट लिया गया है IPS महेश कुमार बर्नवाल सर द्वारा लिखी गई पुस्तक जो कॉस्मोस NCERT सार संग्रह के नाम से जाना जाता है। यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी पुस्तक है। तो आप लोग इसको जो है कम्प्लीटली वॉच करके अपने सभी मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग चैप्टर को। ऊष्मा एवं गतिकी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। इसमें जो दिया है सभी 1 लाइनर में क्वेश्चन दिया हुआ है और बॉक्स में भी कुछ जो है अच्छा पॉइंट्स दिया हुआ है। तो आप लोग अच्छी तरह से सुनिएगा। मैं इसको 2 बार रिपीट करूंगा और आप इसको जो है अच्छी तरह से सुनेंगे तो आपको जो है माइंड में जो है सेव हो जाएगा और किसी भी एग्जाम में जब आप जाएंगे तो अच्छा लगेगा और कोई भी क्वेश्चन देखते ही आप टिक कर सकेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका आंसर है गुब्बारे का आयाम यानी डायमेंशन में वृद्धि होगी। हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा। तो गुब्बारे के आयाम यानी डायमेंशन में वृद्धि होगी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है। तो वाष्पीकरण की दर का तेज होना। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनने का क्या कारण है। तो वाष्पीकरण का जो दर है तीव्र होता है यानी तेजी से होता है इसलिए। अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज जिसे प्रशीतक कहते हैं, इसका दरवाजा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, कमरे का तापमान जो है थोड़ा देर के लिए बढ़ जाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कमरे का तापमान कुछ देर के लिए जो है बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो है पूर्ण विकिरण तापमापी या पायरोमीटर कहा जाता है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो है पूर्ण विकिरण तापमापी अथवा पायरोमीटर कहा जाता है। आगे देखते हैं, तापमापन, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। देखिए, आपका जो है मापन इसमें मेजरमेंट है और फिर इसका फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक और फिर बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक है और बराबर भाग या 1 भाग। एक फ़ारेनहाइट का जो फ़ारेनहाइट में जो होता है मापन, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है हिमांक होता है यानी फ्रीज होता है। कोई भी पदार्थ जम जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। और क्वथनांक यानी उबलने लगता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। और बराबर अवस्था में कब रहता है तो 180 पे। और 1 भाग जो है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये टोटल जो है 180 तक जाता है। ये 180 भागों में बांटा जाता है इसको। सेल्सियस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर हिमांक है यानी जम जाता है कोई भी पदार्थ, जैसे जल है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है जम जाता है। और क्वथनांक इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस है और 100 बराबर भागों में विभाजित होता है और 1 भाग है 1 डिग्री सेल्सियस। केल्विन जो है 273 केल्विन हिमांक है यानी फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है 373 केल्विन होता है और इसको जो है 100 बराबर भागों में बांटा जाता है केल्विन को भी। और 1 केल्विन जो है ये आपका 1 भाग होता है। आगे देखते हैं, परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से क्या तात्पर्य है। तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है। तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को जो है परम शून्य ताप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो एथिलीन ग्लाइकोल को। देखिए, स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो एथिलीन ग्लाइकोल को प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आयतन जो है घटता है। देखिए, बर्फ जब जम जाता है तो जल जो है जब बर्फ के रूप में जम जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, जिससे कभी कभी आपने देखा होगा कि शीशा जो है जिसमें पानी ठंडा करते हैं या फिर जो है ठंडा पेय पदार्थ को यानी कोल्ड ड्रिंक्स को उसमें फ्रीज करते हैं तो वह शीशा जो है या बर्तन जो है टूट जाता है। तो जो है जब उसको जो है जमाते हैं यानी फ्रीज करते हैं तो वह जो है उसका आयतन बढ़ जाता है, इसलिए बर्तन टूट जाता है। और जब पिघलती है तो आयतन उसका घट जाता है। थर्मोस्टेट यंत्र, थर्मोस्टेट मशीन का संबंध तापक्रम से है जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित प्रेशर सेल्फ कंट्रोल करना है। अगला देखते हैं, रेफ्रिजरेटर यानी प्रशीतक में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है। तो इसका आंसर है एक समान तापमान को बनाए रखना है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है। तो एक समान तापमान को बनाए रखना इसका कार्य है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान आवश्यक है।
अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो इसका आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन जो है स्वस्थ मनुष्य का तापमान सामान्य तापमान होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 310 केल्विन। और बाकी फ़ारेनहाइट में कितना होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है। तो इसका आंसर है भाप में गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट अधिक होती है इसलिए। फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं, उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है भाप में गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट अधिक होती है इस कारण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो है घट जाएगा। पानी में साधारण नमक मिलाने पर यानी सोडियम क्लोराइड मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान रहते हैं। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम जो है कितने डिग्री पर एक समान रहते हैं, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लंबाई जो है इसकी बढ़ जाती है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसकी लंबाई जो है बढ़ जाती है। आगे देखते हैं, सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है। तो लकड़ी के टुकड़े की तुलना में जो है लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक होता है इस कारण से। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है। तो इसका कारण है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो है बढ़ जाता है। फिर से क्वेश्चन को देखते हैं, यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका क्षमता जो है बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ की ऊष्माधारिता थर्मल कैपेसिटी पर किस पर निर्भर करती है। पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है। तो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है। तो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। अब जो है बॉक्स में दिया है उसको देखते हैं, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। साफ मेघ मतलब बादल होता है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले घटता है फिर बढ़ता है। देखिए, जल को जो है 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसका आयतन क्या होता है। तो आयतन जो है 0 डिग्री से पहले घटता है, उसके बाद 10 डिग्री तक जाते जाते फिर आयतन जो है बढ़ने लगता है। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जल का क्वथनांक बढ़ेगा। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जल का क्वथनांक जो है बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ऊपर सफ़ेद नीचे काला। देखिए, गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाता यानी अम्ब्रेला का प्रयोग किया जाता है। तो ऊपर में सफ़ेद होना चाहिए और नीचे काला। अगला देखिए, रेल की 2 पटरियों जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है। तो इसका आंसर है पटरियों को उसमें प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए। रेल की 2 पटरियों जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है। तो इसका आंसर है पटरियों को उसमें प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है। तो ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है। ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। अगला प्रश्न देखते हैं, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक यानी एयर कंडीशनर किसे नियंत्रित करता है। तो आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी को और तापक्रम यानी टेम्परेचर को। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक यानी एयर कंडीशनर किसे नियंत्रित करता है। तो आर्द्रता, ह्यूमिडिटी और तापक्रम यानी टेम्परेचर को। अगला प्रश्न देखें, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो द्रव और गैस में संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो द्रव और गैस में। चालक के अनुप्रयोग देखते हैं। चालक के अनुप्रयोग, शीत ऋतु में लकड़ी और लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। शीत ऋतु में लकड़ी और लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। अगला है, चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। अब जो है
लास्ट देखते हैं, इस पेज का लास्ट में जो दिया है एक अच्छा पॉइंट रहता है। शुष्क बैटरी यानी ड्राई बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघट्यों का प्रयोग होता है। शुष्क बैटरी यानी ड्राई बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघट्यों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला पेज में जो दिया है उसको देखते हैं। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट सर्वाधिक होती है? तो जल की। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट सर्वाधिक होती है? तो जल की। पसीने यानी स्वेट की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? तो यह शरीर का ताप नियंत्रित रखने में सहायक होता है। पसीना जो है क्या करता है, हमारे शरीर में क्या भूमिका निभाता है? तो यह शरीर के तापक्रम को यानी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, रखने में सहायक होता है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? तो हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, इस कारण से। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? तो हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, इसी वजह से जो है पंखा हम लोग चला करके रेस्ट करते हैं। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? तो इसका कारण है वाष्पीकरण के कारण। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण। संवहन के अनुप्रयोग देखते हैं। विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए संवहन का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। मोटर कार का रेडिएटर यानी शीतलन तंत्र भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। मोटर कार का रेडिएटर यानी शीतलन तंत्र का भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर जो है ऊपर की ओर बनाया जाता है। अगला देखते हैं, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? तो रजत परत यानी सिल्वर लेयर। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को यानी पीने वाले पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवार पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? तो रजत परत यानी सिल्वर लेयर को। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दबाव बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब बढ़ने पर जो है पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए तेजी से बहुत जल्द जो है खाना प्रेशर कुकर में पक जाता है। अगला प्रश्न देखिए, उष्मा यानी हीट किसका उदाहरण है? तो उष्मा जो है ऊर्जा का एक उदाहरण है। उष्मा किसका उदाहरण है? तो उष्मा ऊर्जा का उदाहरण है। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है? तो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है? तो एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, आदर्श गैस यानी आइडियल गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? तो केवल ताप पर। आदर्श गैस यानी आइडियल गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? तो केवल ताप पर। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? तो समतापी प्रक्रम का उदाहरण है। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? तो समतापी प्रक्रम का। अगला प्रश्न है, निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? तो रुद्धोष्म प्रक्रम यानी अडायबेटिक प्रोसेस के द्वारा। निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? तो रुद्धोष्म प्रक्रम यानी अडायबेटिक प्रोसेस के द्वारा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य होता है? तो 4.18 × 10⁻³ जूल कार्य के तुल्य होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य है? तो 4.18 × 10⁻³ जूल कार्य के तुल्य होता है। विकिरण के अनुप्रयोग देखते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं। अगला देखते हैं, जल का घनत्व किस ताप पर सबसे अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है अधिकतम होता है जल का घनत्व। डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे मैक्सिमम होता है, अधिक होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? क्योंकि पानी जमने पर जो है फैल जाता है, तो बर्तन जो है टूट जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब घटता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? तो क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है वायुदाब जो है घट जाता है, इस कारण से। ऊंचे पहाड़ों
पर सदैव बर्फ जमी रहती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्राय हिमांक से कम रहता है, अतः वहां वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ऊंचे पहाड़ों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्राय हिमांक से कम रहता है, अतः वहां वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी ठोस कपूर जो है द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और यह प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो विकिरण यानी रेडिएशन द्वारा। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो विकिरण की प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। एक कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी किसे उत्सर्जित करता है? तो सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण को। एक कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी किसे उत्सर्जित करता है? तो सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण को। अगला देखते हैं, एथाइल एल्कोहल किस तापमान पर जमता है? तो -114 डिग्री सेल्सियस पर। एथिल एल्कोहल किस तापमान पर जमता है? तो -114 डिग्री सेल्सियस पर। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती है? तो ताप नाभिकीय अभिक्रिया, थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शंस। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती है? तो ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं अर्थात थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शंस। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो तारों का रंग जो है उनका तापमान प्रदर्शित करता है। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो उनका तापमान यानी उनका टेम्परेचर प्रदर्शित करता है। एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर यानी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो सेकेरोमाइसीज सेरेवेसिका। एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर यानी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो सेकेरोमाइसीज सेरेवेसी का प्रयोग किया जाता है। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? तो क्योंकि ऊन जो है ऊष्मा का एक खराब चालक यानी बैड कंडक्टर है। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक अर्थात बैड कंडक्टर है, इस कारण से। अब जो है जो बॉक्स में दिया है उसको देखते हैं। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देता है। प्रकाशिकी ऑप्टिक्स के बारे में देखते हैं। इसमें जो है प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स का जो है पहला पॉइंट है वो है आपका पहला क्वेश्चन, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे जो है कार्य करता है, इस सिद्धांत पे कार्य करता है। प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। मृगमरीचिका मिरेज किसका उदाहरण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है मृगमरीचिका। मृगमरीचिका यानी मिरेज किसका उदाहरण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तो तरंगदैर्घ्य और वेग का गुण जो है प्रभावित होते हैं। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तो तरंगदैर्घ्य और वेग का गुण जो है प्रभावित होते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो है अपरिवर्तित रहता है, यानी फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति जो है नहीं बदलता है, न घटता है न बढ़ता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की गति या प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर का। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर का। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों इमर्शन लैंप्स में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन का। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों यानी इमर्शन लैंप्स में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन का।
लाल रेड की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, जबकि बैंगनी वायलेट रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन इसका कारण है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देता है। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो लाल प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग सबसे कम होता है, इसलिए। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो लाल प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग जो है सबसे कम होता है, इसलिए। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। स्पष्ट दृष्टि यानी क्लियर विजन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। अगर यही क्वेश्चन रहेगा कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितना है, तो अनंत हो जाएगा। देखिए अगला जो है बॉक्स में दिया है, दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें दिखाई अधिक प्रकीर्ण होती है। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्ण होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्ण होती है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अब देखते हैं तंतु प्रकाशिकीय संचार फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो प्रकाश तरंगों के द्वारा। तंतु प्रकाशिकीय संचार फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो प्रकाश तरंगों के द्वारा। आगे पॉइंट्स देखते हैं। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, तो इसको गौर से देखिएगा। माध्यम निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, और माध्यम में जो है रॉक साल्ट होता है। प्रकाश की चाल ये जो है निर्वात में जो है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, और रॉक साल्ट में जो है प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। कांच में जो है प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, और तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, और नायलॉन में प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है? तो फिल्म। नेक्स्ट इसको जो है फिर से देखते हैं, परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जाती है? तो फिल्म से तुलना की जाती है। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। प्रकाश विकिरणों लाइट रेडिएशंस की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है। हीरा जो है उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो हीरे में। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो हीरे में। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन स्कैटरिंग के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्यास्त या सूर्योदय के समय जो है सूर्य लाल रंग प्रदर्शित होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो रोस्टर स्कैन कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो रोस्टर स्कैन कहलाता है। दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष को जो है निवारण करने के लिए उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल
लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे याद रखिएगा। नीला, हरा एवं लाल 3 प्राथमिक रंगों प्राइमरी कलर्स के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। नीला, हरा और लाल ये जो है 3 प्राथमिक रंग हैं और इन्हीं की मदद से जो है अन्य मिश्रण तैयार करके अन्य रंग को बनाया जा सकता है। वस्तु के त्रिविमीय 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो होलोग्राफी कहते हैं। वस्तु के त्रिविमीय यानी 3D यानी 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो होलोग्राफी कहते हैं। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो उसके तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो उसके तरंगदैर्घ्य से। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो उत्तल लेंस। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। यदि वायुमंडल की अनुपस्थिति हो, प्रकाश का परिकिरण नहीं होगा और इसलिए आकाश काला दिखेगा। यदि वायुमंडल अनुपस्थित हो तो प्रकाश का परिकिरण नहीं होगा और इसलिए आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। अगला पेज देखते हैं हम लोग। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं पाते हैं? तो पृथ्वी की सतह वक्राकार यानी कर्व्ड होने के कारण। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? तो पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण। अगला है दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो आवृत्ति मॉड्यूलन का। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो आवृत्ति मॉड्यूलन का। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण प्लेन मिरर की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण यानी रियर व्यू मिरर के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी वाहनों में जो है पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दृष्टिपटल अर्थात रेटिना पर किस प्रकार का चित्र बनता है? तो वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। दृष्टिपटल यानी रेटिना पर किस प्रकार का चित्र बनता है? तो वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो नीला प्रकाश। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो नीला प्रकाश। एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? तो इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी और गहराई का सही अनुमान होता है। एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? तो इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? तो वायु में उपस्थित धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? तो वायु में उपस्थित धूलकण। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। मैंने ऊपर में इसका जिक्र किया है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? तो डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर है। विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य जो है देखिएगा, वर्ण है यानी रंग और उसका तरंगदैर्घ्य। बैंगनी यानी वायलेट का जो है 3900 एंगस्ट्रम से 4460 एंगस्ट्रम। नीला या जामुनी यानी इंडिगो का जो तरंगदैर्घ्य है 4460 एंगस्ट्रम से 4650 एंगस्ट्रम। आसमानी यानी ब्लू का जो तरंगदैर्घ्य है 4650 एंगस्ट्रम से 5000 एंगस्ट्रम। हरा का ग्रीन का जो है 5000 एंगस्ट्रम से 5700 यानी 5700 एंगस्ट्रम। पीला यानी येलो का जो तरंगदैर्घ्य है वो है 5700 एंगस्ट्रम से 5900 एंगस्ट्रम। नारंगी यानी ऑरेंज का जो तरंगदैर्घ्य है वो है आपका 5900 से 6200 एंगस्ट्रम। लाल का तरंगदैर्घ्य 6200 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम होता है। अब इसको हम लोग देखते हैं। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। ऊपर वाला पॉइंट भी देख लेते हैं। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो देखिए धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है लेंस की क्षमता 0 डायोप्टर होता है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती कितनी होती है? तो अनंत होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो अनंत होती है। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पर। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पर। अगला प्रश्न देखते हैं। जल में वायु का बुलबुला एयर बबल्स किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की तरह। जल में वायु का बुलबुला एयर बबल्स किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। खोज बत्ती यानी सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर प्रयोग में लाया जाता है। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। रमन प्रभाव रमन इफेक्ट का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? सभी पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट माध्यम की किरणों से।
रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? तो सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से। ध्वनि के पुनरुत्पादन रिप्रोड्यूसिंग के लिए सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो लेजर बीम का प्रयोग होता है। ध्वनि के पुनरुत्पादन यानी रिप्रोड्यूसिंग के लिए सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क और ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो सफेद प्रतीत होता है। जब लाल, नीले और हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो व्हाइट हो जाता है यानी सफेद। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है? तो 5500 एंगस्ट्रॉम। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है? तो 5500 एंगस्ट्रॉम। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.5 मिनट लगभग। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8.5 मिनट। अब बॉक्स में दिया हुआ पॉइंट्स को देखते हैं। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों यानी रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम या वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम कहलाता है। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों यानी रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो 1.3 सेकंड में। चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो 1.3 सेकंड में। इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या है? बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल विबग्योर। आगे देखते हैं, इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो अतल दर्पण। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो अतल दर्पण को। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी होती है? तो पराबैंगनी किरणें उत्तरदायी होता है, अल्ट्रावायलेट रेज। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है पराबैंगनी किरणें। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। इसको हम लोग देख चुके हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से देखते हैं। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? तो टंगस्टन और सोडियम से। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? तो 2000 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? तो 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस अर्थात 2500 डिग्री सेल्सियस। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तित करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? तो टंगस्टन से। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? तो इसका आंसर है टंगस्टन से। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? तो दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट की। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? तो दिष्ट धारा अर्थात डायरेक्ट करंट। डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाए जाने वाला यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है? तो यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे देखते हैं, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगला क्वेश्चन है, टरबाइन व डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा
के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका आंसर है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। टरबाइन व डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी। अगला प्रश्न है, घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई सेफ पावर सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होते हैं। घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई सेफ पावर सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो इसका जो आंसर है विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो रेक्टिफायर कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो रेक्टिफायर कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब के भीतर आर्गन गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब के भीतर आर्गन गैस भरी जाती है, इन बातों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मानव शरीर शुष्क में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो 10 के पावर 4 ओम, विशेष परिस्थितियों में 10 के पावर 6 ओम होता है। मानव शरीर जो शुष्क होता है उसमें विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो 10 के पावर 4 ओम, विशेष परिस्थितियों में जो है 10 के पावर 6 ओम होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन के साथ पारा वाष्प। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन के साथ पारा वाष्प। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदीप्त बल्ब फ्लोरोसेंट बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो मरकरी और नियॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? तो चांदी है। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? तो चांदी है। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो नया प्रतिरोध जो है R/4 हो जाएगा। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो संधारित्र यानी कैपेसिटर का। विभव, पोटेंशियल और वोल्टेज क्या निर्धारित करता है? तो आवेश प्रवाह की दिशा। विभव क्या निर्धारित करता है? तो आवेश प्रवाह की दिशा। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। श्वेत प्रकाश व्हाइट लाइट को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो तंतु को गर्म करके। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति विद्युत मोटर है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? तो विद्युत मोटर है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के 2 उदाहरण कौन से हैं? तो डायनेमो और विद्युत मोटर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के 2 उदाहरण कौन से हैं? तो डायनेमो और विद्युत मोटर। प्रत्यावर्ती धारा और विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः अमीटर और वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा और विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः एमीटर और वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रत्यावर्ती धारा को एमीटर में मापते हैं और विभवांतर को वोल्टमीटर में। अति चालक का प्रतिरोध कितना होता है? तो लगभग 0 होता है। अति चालक का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? तो 0 होता है। तड़ित चालक लाइटनिंग कंडक्टर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो तांबा, कॉपर का। तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो तांबा यानी कॉपर का। अब जो नीचे दिया है पॉइंट्स उसको देखते हैं। विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम लोग देखते हैं चालकता यानी कंडक्टिविटी को। इसके बाद जो है कंडक्टिविटी के बाद आपको नाभिकीय भौतिकी देखना है। उसके बाद जो है वीडियो यहीं समाप्त हो जाएगा। विविध को हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब है इसके बाद चालकता यानी कंडक्टिविटी। सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम किसके उदाहरण है? तो अर्धचालक के उदाहरण है। सिलिकॉन, कार्बन जो है इसके अंतर्गत आता है, ये आप लोग क्लियर कीजिएगा। सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण है? तो अर्धचालक के उदाहरण है। थोड़ा इसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कीजिएगा। तो अर्धचालक की चालकता कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर किस ताप पर अधिकतम होती है? तो 0 ताप पर। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? तो अनंत हो जाता है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? तो अनंत हो जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है क्या कहलाता है? तो उसको अचालक यानी नॉन कंडक्टर कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है क्या कहलाते हैं? तो अचालक यानी नॉन कंडक्टर कहलाते हैं, जिसे कुचालक भी कहते हैं। चालक पदार्थों के उदाहरण देखिए, धातु में लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट आदि है। और अचालक पदार्थों के उदाहरण में जो है रबड़ है, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट, चमड़ा आदि। चालक पदार्थों के उदाहरण कौन है? धातु में लोहा हो गया, चांदी, तांबा, इस्पात, अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट आदि। और अचालक पदार्थों के उदाहरण में रबड़ हो गया, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट, चमड़ा इत्यादि। अति चालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी के क्या लक्षण होते हैं? तो शून्य पारगम्यता। अति चालकता के क्या लक्षण हो सकते हैं? तो शून्य पारगम्यता। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? तो सिरेमिक ऑक्साइड। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? तो सिरेमिक ऑक्साइड है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो सिलिकॉन है। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डोपिंग कहलाती है। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डोपिंग। डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। चालक से संबंधित मुख्य तथ्य। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक का जो प्रतिरोध होता है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध जो है उतना ही कम होगा। चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोधक और प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे पॉइंट दिया है, चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? तो चुंबक के दोनों किनारों पर। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सबसे अधिक होती है? तो चुंबक के दोनों किनारों पर। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? तो उत्तर एवं दक्षिण की दिशा। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? तो उत्तर एवं दक्षिण दिशा को। CGS पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो मैक्सवेल है। CGS पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो मैक्सवेल है। ऐसे ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति और अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? तो क्यूरी ताप कहलाता है। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति और अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? तो क्यूरी ताप कहलाता है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? तो चुंबक के मध्य में। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? तो चुंबक के मध्य में। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? तो लौह। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? तो लौह के अयस्क होते हैं। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो लटकने की लंबाई पर। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो लटकने की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा। चुंबकीय याम्योत्तर के तल में नती सुई किस दिशा में होगी? तो ऊर्ध्वाधर होगी। फिर से देखेंगे, चुंबकीय याम्योत्तर के तल में नती सुई किस दिशा में होगी? तो ऊर्ध्वाधर की होगी। तड़ित यानी आकाशीय बिजली से वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। तड़ित यानी आकाशीय बिजली जिसको वज्रपात कहते हैं, इससे जो है वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? तो जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं। जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं। कौन? सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं उस समय। लेंज का नियम किसके अनुरूप है? तो चुंबक फ्लक्स संरक्षण के अनुरूप। लेंज का नियम किसके अनुरूप है? तो चुंबक फ्लक्स संरक्षण के अनुरूप। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहलाता है? तो मैग्नेटाइट। जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा की दिशा।
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? हैंस क्रिश्चियन और ऑर्स्टेड के द्वारा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड के द्वारा। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए। आगे देखते हैं हम लोग। अब जो है नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स को देखते हैं। इस चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन दिया है वो देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। ट्रांस यूरेनियम तत्व का जो है संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? तो ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण जो है ग्लेन टी सीबॉर्ग के द्वारा किया गया। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? तो ग्लेन टी सीबॉर्ग के द्वारा किया गया। रेडियोधर्मी क्षय रेडियो एक्टिव डीके क्या है? तो नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय। रेडियोधर्मी क्षय क्या है? तो नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो CD एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो CD एंडरसन ने। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम लिक्विफाइड सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तारों में अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी होने का क्या कारण है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण है? तो थोरियम का। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण है? तो थोरियम का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? तो अल्फा बीटा एवं गामा कण। रेडियोधर्मी पदार्थ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? तो अल्फा बीटा और गामा कण। सूर्य नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। सूर्य नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादों, फलों और सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों में रिसाव का पता लगाने में आदि। रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादों, फलों और सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों में रिसाव का पता लगाने में आदि। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट या भारी जल को। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट या भारी जल को। ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? तो ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है। ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? तो ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? तो गामा किरणों के कारण। कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? तो गामा किरणों के कारण। वर्ष 1942 ईस्वी में पहले परमाणु रिएक्टर एटॉमिक रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था। अब इसमें देखते हैं मेसॉन की खोज किसने की थी? तो हिडेकी युकावा ने। मेसॉन की खोज जो है किसने की थी? तो हिडेकी युकावा ने। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन यानी न्यूक्लियर फ्यूल सर्वाधिक पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। भारत में अणु बम का विकास किसने किया? तो डॉक्टर राजा रमन्ना ने। भारत में अणु बम का विकास किसने किया? तो डॉक्टर राजा रमन्ना ने। परमाणु रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आणविक भट्टी मॉलिक्यूलर फर्नेस में। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आणविक भट्टी में। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? तो इसका जो आंसर है साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? तो प्रोटॉन है। अगला प्रश्न है विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस यूरेनियम समस्थानिक आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 यानी U-235 का। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट कौन सा है? तो तारापुर महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट कौन सा है? तो तारापुर महाराष्ट्र में। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम का नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? तो नरौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? तो नरौरा
4 भूकंपीय पेटी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। वर्ष 1938 ईस्वी में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो ऑटो हॉर्न एवं फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन ने। वर्ष 1938 ईस्वी में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो ऑटो हॉर्न एवं फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन ने। यूरेनियम विखंडन की प्रक्रिया जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन। यूरेनियम विखंडन की प्रक्रिया जारी करने में किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की। भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में है और यहाँ 1400 मेगावाट जो है बिजली उत्पादन किया जाता है, परमाणु ऊर्जा उत्पादित किया जाता है। रावत भाटा राजस्थान कोटा में है और 1180 मेगावाट यहाँ उत्पादित होता है। कलपक्कम तमिलनाडु में है और 440 मेगावाट यहाँ उत्पादित होता है। नरौरा उत्तर प्रदेश है और यहाँ 440 मेगावाट उत्पादित किया जाता है। काकरापार गुजरात में है, 1140 मेगावाट उत्पादित किया जाता है। कैगा कर्नाटक में है, 880 मेगावाट उत्पादित किया जाता है। कुडनकुलम तमिलनाडु में है, 2000 मेगावाट यहाँ जो है उत्पादित किया जाता है। वर्ष 1942 में परमाणु रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था। वर्ष 1942 ईस्वी में जो है पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था। तो मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विविध अर्थात मिसलेनियस को कंप्लीट करेंगे और एक वीडियो में जो है ये कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स, तो फिर बायोलॉजी और केमिस्ट्री को भी स्टार्ट किया जाएगा। आप लोग अपने सभी मित्रों तक अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग वीडियो को थोड़ा सभी मित्रों तक जरूर शेयर कीजिए। जो भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक जरूर शेयर कीजिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।